हेलो एवरीवन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये हमारे पास गैसेस की सबसे पहली थ्योरी आई थी। अब इसकी कुछ अजम्पशंस थी, वो अजम्पशंस क्या थी? फर्स्ट अजम्पशन थी कि जो गैसेस हैं, ठीक है, वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वो जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी, ठीक है। पहली क्या है? इलास्टिक कोलिजन होगी। अगर कोई हमारे पास पार्टिकल, कोई गैस है, एक कंटेनर में है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ये गैस है। अब ये गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? ये मोशन में होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ऑलवेज मोशन में रहते हैं, ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आते हैं। अब इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। अब अगर इनका मोशन रैंडम है, ये इससे कोलाइड कर सकता है। अगर ये इससे कोलाइड करेगा तो हमारे पास जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी। और जो ये पार्टिकल्स हैं, अगर किसी कंटेनर की वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं तब भी जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। और सेकेंड पॉइंट क्या है? जो मोशन है वो रैंडम मोशन होगा, ठीक है, इनका रैंडम मोशन होगा।
इनका रैंडम मोशन होगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हमने इसका प्रेशर निकालना हो, ठीक है, कि जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं वो वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम ऐसा करते हैं कि एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, हम एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। अब हमने बोला है कि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो सपोज कर लो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 3D में कहीं पे भी जा रहा है पार्टिकल, तो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, vx, y में vy हो जाएगी और z में कितनी हो जाएगी, vz हो जाएगी। अगर हम उसके कंपोनेंट फॉर्म देखें, ठीक है, x डायरेक्शन में vx, y में vy और z में vz हो जाएगी। अब देखो हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब ये भी करने से पहले हमें पहले क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम इस क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब की तीनों साइड्स को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट ए स्क्वायर लिख सकती हूँ एरिया को, ठीक है। अब फोर्स बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो फोर्स क्या होती है, डी पी बाई डी टी। यहाँ पे लिख सकती हूँ चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ है वो हो जाएगा डेल्टा टी। अब यहाँ पे सपोज कर लो जैसे पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ आप इसको ऐसा मान सकते हो, हम पहले सिर्फ x डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर y और फिर z डायरेक्शन की बात करेंगे और फिर तीनों को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल कोई इस डायरेक्शन में जा रहा था vx वेलोसिटी के साथ, ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी vx। अब उस पार्टिकल का मास मान लो m है, ठीक है, उस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m है। तो हमारे पास मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा mvx, ठीक है। अब ये पार्टिकल इस वॉल के साथ टकराएगा, ठीक है, ये पार्टिकल इस वॉल के साथ टकराएगा। तो अगर ये वॉल के साथ टकराएगा तो हमारे पास जब ये वापस आएगा, ठीक है, जब ये वॉल के साथ टकरा के वापस आएगा स्ट्राइक करने के बाद, तो हमने क्या बोला है, जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगी, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। वो जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा, बस क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। पहले ये x डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, अब माइनस vx हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा मोमेंटम क्या बन गया, माइनस mvx, ठीक है। अब अगर हमने मोमेंटम चेंज निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, P2 माइनस P1, तो यहाँ से माइनस एम वी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा -2 टाइम्स mvx। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा P इज इक्वल टू 2mvx। तो हमारे पास हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट, तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू 2mvx हो जाएगी। अब हमने मोमेंटम चेंज तो निकाल लिया, अब हमने निकालना है ये मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल सपोज कर लो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ वो vx वेलोसिटी के साथ जा रहा था, अब ये वापस आएगा तो माइनस vx वेलोसिटी। अब ये माइनस vx वेलोसिटी कब तक रहेगी, ये रहेगी यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा। तो एक बार मोमेंटम चेंज कहाँ पे हुआ है,
यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, इसके बाद दोबारा से मोमेंटम चेंज होगा। तो हमने एक बार मोमेंटम चेंज देखना है तो वो हो जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस तरफ जाएगा तो ए डिस्टेंस, फिर वापस जाएगा, क्योंकि वापस ए डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से गया था, vx वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2a बाई vx। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, m ये vx ऊपर, m vx स्क्वायर बाई a। तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू आ गई m vx स्क्वायर बाई a। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू आ गई है जब हम सिर्फ x वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से px की वैल्यू क्या आ जाएगी, px की वैल्यू यहाँ पे fx हो जाएगा। तो fx की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, m vx स्क्वायर बाई a इंटू ए स्क्वायर ऑलरेडी है, तो m vx स्क्वायर बाई a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम है। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू ए, तो वो हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो इसमें v और v में कंफ्यूज ना हो तो इसको a क्यूब ही रखते हैं। अब ये सिर्फ x डायरेक्शन में हमने देखा। ठीक है, जो अगर वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से प्रेशर कितना आएगा। अब वेलोसिटी तो y डायरेक्शन में भी होगी, पार्टिकल की z डायरेक्शन में भी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, px प्लस py प्लस pz बाई 3। ठीक है, टोटल हम एवरेज प्रेशर निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज या फिर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, px प्लस py प्लस pz बाई 3। अब px की वैल्यू ये है, py की क्या हो जाएगी, m vy स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई a क्यूब। pz क्या हो जाएगा, m vz स्क्वायर बाई a क्यूब। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी का ही चेंज आना है। तो यहाँ से p एवरेज की वैल्यू बन गई m vx स्क्वायर बाई a क्यूब प्लस m vy स्क्वायर बाई a क्यूब प्लस m vz स्क्वायर बाई a क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m y a क्यूब, कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ रहा है, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, तो p एवरेज की वैल्यू हमारे पास ये बन गई है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि मैं VRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को लिख सकती हूँ। ये होता है vx स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। हम VRMS स्क्वायर को ये लिख सकते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ज़्यादा कंपोनेंट हो जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इतने को क्या लिख सकती हूँ, VRMS। ठीक है, एक एवरेज, हम इसको एवरेज वेलोसिटी ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज हमने प्रेशर निकाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मैं इसको RMS स्क्वायर लिखती हूँ। यहाँ पे अच्छा डिवाइडेड बाय 3 चल रहा था, ये भूल गए हम, 1/3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, P एवरेज की वैल्यू ये बन गई है। तो अब हमारे पास P एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, my3a स्क्वायर a क्यूब है, a क्यूब VRMS स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होगी, हम गैस के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ mv स्क्वायर होती है। ठीक है, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर ही होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, mv स्क्वायर तो है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 a क्यूब, यहाँ पे हाफ 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, हम इतनी टर्म को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी।
तो P एवरेज क्या हो जाएगा 2/3a³ हो जाएगा। ठीक है, अब इस a³ को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब इसमें v को अगर इस तरफ लेके आऊं तो ये बन जाएगा 2e/3। अब हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे हम ये सिर्फ प्रेशर एक पार्टिकल के लिए तो नहीं निकाल रहे हैं, हम पूरे गैस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, जितनी एक क्यूब में जितनी गैस होगी, तो सपोज कर लो उस गैस में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये एक के लिए निकाला है, तो इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे n के साथ हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरी गैस का आ जाएगा। ठीक है, गैस में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हमने एक के लिए निकाला था, कंप्लीट के लिए निकालना है तो n के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। और अगर हम 1 मोल के लिए देखें, ठीक है, अगर हम 1 मोल के लिए देखें, 1 मोल ऑफ गैस के लिए देखें, तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। यहाँ पे PV को मैं RT लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 2/3En। तो यहाँ से E की वैल्यू देखो 3/2RT/n। अब हमारे पास R/n को हम लिख सकते हैं KB। ठीक है, ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से E क्या हो जाएगा? 3/2 kBt। अब इसका ध्यान रखना, ये क्या है? पर नंबर R/n कर दिया, मीन्स हमने R/n को क्या कर दिया? KB। अब KB अगर एनर्जी के एक्सप्रेशन में आपके पास KB आ रहा है, मीन्स आप 1 मोल की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने एक्सप्रेशन में लिखा है RT, तो आप बात कर रहे हो n मोल्स की। ठीक है, अगर n मोल्स के लिए देखोगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी, n मोल्स के लिए देखोगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो यहाँ से n KB को हम क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर आपको 1 मोल के लिए पूछा जा रहा है तो आप 3/2 kBt लिखोगे, अगर n मोल्स के लिए पूछा जा रहा है तो 3/2 RT लिख दोगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब उसके बाद हम अगर इसका जनरलाइज फॉर्मूला करें, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ इसके डायरेक्ट रिजल्ट देखे थे। ठीक है, तो ये डराइव ऐसे हुआ है एक्सप्रेशन। अब हम करते हैं इसका जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? प्रेशर को हम लिख सकते हैं S/D/U/V। ठीक है, चाहे E लिखो चाहे इसको U लिखो, बात सेम है। ठीक है, U हमारे पास एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है ये। ठीक है, एवरेज एनर्जी। P हमारे पास प्रेशर है। अब देखो S और D, ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। S की वैल्यू 2 होती है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, S की वैल्यू 1 होती है फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जैसे फोटोन है। ठीक है, और D हमारे पास डायमेंशंस हैं, D डायमेंशंस हैं। D की वैल्यू 1 होती है 1D के लिए, D की वैल्यू 2 होती है 2D के लिए, और D की वैल्यू 3 होती है 3D के लिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़ होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है या फिर डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो आप कौन सा लेट करके चलोगे? ये नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है और 3D में बात कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आपको डायमेंशंस और नॉन रिलेटिविस्टिक या फिर रिलेटिविस्टिक केस नहीं गिवन है, तो आप नॉन रिलेटिविस्टिक का केस और 3D का केस मान के चलोगे। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
ठीक है। तो हम किसी का प्रेशर ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला बहुत हमने लास्ट वीडियोस में यूज़ किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया था, ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया था, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाय ई रेस टू पावर ई माइनस म्यू बाय के बी टी प्लस ए, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके इक्वल था, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाय ई रेस टू पावर ई माइनस म्यू बाय के वी टी प्लस ए। अब हमारे पास ये एक जनरलाइज फॉर्मूला था, ए की वैल्यू 0 होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मीन्स क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, और ए की वैल्यू 1 होती है फर्मी डायराक के लिए मीन्स फर्मियंस के लिए, ठीक है, और ए की वैल्यू -1 होती है हमारे पास बोस-आइंस्टाइन मीन्स बोसोन्स के लिए, ठीक है। ये हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला किया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ मीन्स हमारी म्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, आपको पूछा जाता है कि केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, फर्मियंस के लिए और बोसोन के लिए। तो अब यहाँ पे देखो जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए देखें, फिर बोस-आइंस्टाइन के लिए, और फिर हम फर्मी डायराक के लिए देखें। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हमारी म्यू की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स नेगेटिव में भी जा सकती है वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव होती है इसके लिए वैल्यू। अब अगर हम बोस-आइंस्टाइन पे आएँ तो बात तो सेम ही है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो म्यू क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो वैल्यू इसके लिए भी नेगेटिव हो सकती है, इसके लिए भी नेगेटिव हो सकती है। बट हम बोसोन कर रहे हैं, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन मीन्स हम बोसोन की बात कर रहे हैं। तो अगर बोसोन की बात कर रहे हैं, बोसोन्स में हमारे पास फोटॉन्स भी आते हैं, ठीक है, बोसोन में हमारे पास फोटॉन्स भी आते हैं, और फोटोन का हमारे पास केमिकल पोटेंशियल कितना होता है, 0, ठीक है। फॉर फोटॉन्स केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो अगर आप बोस-आइंस्टाइन में देखोगे केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल 0 भी हो सकता है क्योंकि बोसोन्स में फोटॉन्स भी आते हैं और फोटॉन्स का केमिकल पोटेंशियल 0 होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं फर्मी डायराक, ठीक है। अब फर्मी डायराक में हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन पे देखते हैं, अगर आप 0 केल्विन पे देखोगे म्यू की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। ये कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको याद ही रखने हैं। अगर आप 0 केल्विन पे देखोगे म्यू की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो फर्मी डायराक में आपके पास वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ याद ये रखना है कि अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे हो तो केमिकल पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अगर आप बोस-आइंस्टाइन की बात कर रहे हो तो नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, और फर्मी डायराक में नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन,
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन मीन्स कंडेंस हो जाना। कंडेंस हो जाना मीन्स जो हमारे पास पार्टिकल्स, ठीक है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे वो ग्राउंड स्टेट में आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर लेयर बनानी होती है, ठीक है। जैसे मैंने उस हाथ के ऊपर कोई लेयर बनानी है, हम पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, पहले हमने एक पी टाइप का मटेरियल लिया, फिर क्या करते हैं, हम वेपर्स डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है। एन टाइप के वेपर डालते हैं, तो वेपर आप कुछ टाइम बाद देखोगे कूल होने के बाद वो कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स उस पर लेयर बन जाती है। तो यही है हमारे पास कंडेंस हो जाना, ठीक है। अब ये मटेरियल हमारा कंडेंस कब होगा, पार्टिकल्स हमारे कंडेंस कब होंगे, अब हमें वो देखना है। कंडेंस मीन्स एक्साइटेड स्टेट से पार्टिकल हमारे ग्राउंड स्टेट में आ गई, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से पार्टिकल हमारे ग्राउंड स्टेट में आ गए, तो कंडेंसेशन की कंडीशन क्या हो गई, हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होगा कब, ठीक है। अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया था वो सबके लिए अप्लाई होता है, जो उसके जनरलाइज फॉर्मूले किए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाली, एवरेज एनर्जी निकाली, विद फर्मी एनर्जी भी देखा था, विद टेम्परेचर भी देखा है। तो जो ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट वीडियोज़ में किए हुए हैं, वो आप चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए अप्लाई करो, चाहे आप बोसॉन के लिए देखो, चाहे आप फर्मियोन्स के लिए देखो, वो सारे फॉर्मूले सेम रहते हैं, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी में देखा है जो कांस्टेंट है उनको कंसीडर ही नहीं किया है, तो इसका ध्यान रखना। अब हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होगी कब, इसकी 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये हमारे पास की ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, जो केमिकल पोटेंशियल है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट होना चाहिए, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल इज लेस देन और इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट बोल रही हूँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। म्यू इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल, म्यू है केमिकल पोटेंशियल, और एप्सिलॉन नॉट क्या है हम आपके पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगी, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी क्या। जैसे आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करो, क्वांटम मैकेनिकली देखोगे एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एच कट ओमेगा। ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन करनी है तो आपके पास जो म्यू है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 1/2 एच कट ओमेगा से, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशन, ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है जो टी है वो लेस देन और इक्वल टू टी बी होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों, हमारे पास टी बी क्या है, बोस टेम्परेचर आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, बोस टेम्परेचर, बोस टेम्परेचर। अब देखो हमने अगर कंडेंसेशन करनी है तो हमें क्या चाहिए, वो मटेरियल कूल हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए। तो अगर टी बी एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर देखोगे
टी बी के अगर आप ऊपर देखोगे तो पार्टिकल्स मोस्टली आपको ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में मिलेंगे, बट जैसे ही आप टी बी से टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हो तब आपके पास क्या हो गया है, पार्टिकल्स कंडेंस होने स्टार्ट हो गए, वो ग्राउंड स्टेट में आने स्टार्ट हो गए। तो हमारे पास कंडेंसेशन कब होगी, जब हमारे पास ये लेस होगा, ठीक है। टी बी से अगर ज़्यादा होगा तो वो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा मिलेंगे, बट हमें क्या चाहिए, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल्स चाहिए। तो टी इज़ लेस देन और इक्वल टू टी बी होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो डी बाई एस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, ठीक है। d बाई एस इज ग्रेटर देन 1, d डायमेंशंस है और s भी एक कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू 2 कब होती है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, और s की वैल्यू 1 होती है रिलेटिविस्टिक केस के लिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखें d बाई एस इज ग्रेटर देन 1 मीन्स d इज ग्रेटर देन s, या फिर आप क्या बोल सकते हो, s इज ग्रेटर देन d बोल सकते हो कि s इज लेस देन d। अब देखो अगर आप 3D की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर 3D की बात कर रहे हो तो d की वैल्यू 3 है, मीन्स s 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा मीन्स s की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, ठीक है। 3 से छोटा होना चाहिए मीन्स s की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है। 1 कब होती है, रिलेटिविस्टिक केस के लिए, रिलेटिविस्टिक केस फॉर एग्जांपल फोटॉन्स जैसे, ठीक है। s की वैल्यू 2 कब होती है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अगर आप 3D में देख रहे हो तो वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स भी कर सकते हैं और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2D में देखें, 2D में देखें तो d की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो s इज लेस देन 2, तो s की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 मीन्स नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए। तो अगर आप 2D में देख रहे हो तो सिर्फ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कंडेंस हो सकते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कंडेंस नहीं हो सकते। अब लास्ट अगर हम 1D में देखें, 1D में d की वैल्यू 1 हो जाएगी, s इज लेस देन 1, ठीक है। s इज लेस देन 1 मीन्स ना तो s की वैल्यू 1 हो सकती है ना ही 2 हो सकती है, तो ना तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कंडेंस हो सकते हैं और ना ही नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कंडेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन 1D में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल इन 1D, नॉट पॉसिबल इन 1D। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हमारे पास 1D में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होने के लिए। फर्स्ट, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा पार्टिकल्स होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। फिर म्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, म्यू केमिकल पोटेंशियल है और एप्सिलॉन नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। उसके बाद टी इज़ लेस देन और इक्वल टू टी बी, ठीक है, टी बी बोस टेम्परेचर है। अगर आप टी बी के ऊपर देखोगे तो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में मिलेंगे, अगर नीचे देखोगे मीन्स आप कूल कर रहे हो तो वो ग्राउंड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ कंडीशन d बाई एस इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से हम 3D में भी देखा है, 2D में भी देखा है और 1D में भी देखा है। 3D में पार्टिकल्स क्या हो 3D में रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों तरह के पार्टिकल्स कंडेंस हो सकते हैं। फिर 2D में आओगे सिर्फ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स और 1D में तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और रिज़ल्ट रहता है, अब देखो हमने n क्या है, नंबर डेंसिटी है, ठीक है। n हमारे पास नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और हमने एक लैम्डा निकाला है h/√2m पाई kT, ठीक है। ये क्या था, मीन थर्मल वेवलेंथ, मीन थर्मल वेवलेंथ, ठीक है। अब
अगर हम, ठीक है, अब चीज़ें क्लासिकली कब देखोगे, क्वांटम मैकेनिकली कब देखोगे? अगर तो टेम्परेचर लो है, ठीक है, लो मीन्स क्वांटम मैकेनिकली होगी चीज़ें, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई है तो आप क्लासिकली देखोगे उनको, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो है तो क्वांटम मैकेनिकली देखोगे, अगर टेम्परेचर हाई है तो क्लासिकली देखोगे। अब अगर आपने चीज़ों को क्लासिकली देखना है मीन्स टी ज़्यादा होना चाहिए, अगर टी ज़्यादा होना चाहिए मीन्स लैम्डा आपका कम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एन लैम्डा क्यूब इज़ लेस देन 1, ठीक है, तो हमारा लैम्डा लेस ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन लैम्डा क्यूब लेस देन 1 होगा, एक फैक्टर है जिसको हम डीजेनरेसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, डीजेनरेसी फैक्टर, एन लैम्डा क्यूब को हम डीजेनरेसी फैक्टर बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो आप चीज़ों को क्लासिकली देखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये कम है तो टी लार्ज हो जाएगा, टी लार्ज है तो क्लासिकल देख रहे हैं। अगर एन लैम्डा क्यूब की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 है तो आप क्वांटम मैकेनिकली देखोगे चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एन लैम्डा क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए या फिर इन्फानाइट हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है, अब होगा ये वीकली डीजनरेट होता है, ठीक है, ये वीकली डीजनरेट, ये है तीनों क्वांटम ही, क्वांटम क्यों, क्योंकि टी कम है तो लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वीकली डीजनरेट होगा, ये स्ट्रॉन्गली होगा, ये क्या होगा, कंप्लीटली डीजनरेट। ये डीजनरेसी मीन्स सारे आपके पास एक ही लेवल में प्रेजेंट है, ठीक है, सेम ही लेवल में प्रेजेंट है सारे के सारे पार्टिकल्स। अगर आप टी को क्या कर दोगे, टी को अगर आप 0 केल्विन कर दोगे, टी को 0 केल्विन करने का मतलब है 1/0 इन्फानाइट, तो 0 केल्विन पे आपको सारे के सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे। तो सारे के सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट मीन्स कंप्लीटली डीजनरेट का केस है, ठीक है। डीजनरेट मीन्स सारे के सारे पार्टिकल्स आपके पास ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होगा तो वो थोड़े से पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में होंगे, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गली है। अगर थोड़ा सा और टेम्परेचर देखा तो अब थोड़े से ज़्यादा पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गए तो अब वीकली डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना। अब करते हैं इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद अब हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन्स अंडरगोज अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन व्हेन ट्रैप्ड इन अ 3-dimensional isotropic simple harmonic potential. For Bose-Einstein condensation to occur, the chemical potential must be equals to, ठीक है। अब हमने किया था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की कंडीशन याद करो कि म्यू हमारा लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, मीन्स म्यू इज, क्योंकि उन्होंने इक्वल टू पूछा है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। अब उन्होंने किसके लिए पूछा है, 3-dimensional आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल है। अब 3D में हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल होती है, n+3/2 h कट ओमेगा, ठीक है। हमारे पास 3D में एनर्जी किसके इक्वल होती है, n+3/2 h कट ओमेगा। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखनी है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए n को क्या पुट कर दोगे, 0, तो यहाँ से En क्या आ जाएगा, 3/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से En की वैल्यू आ जाएगी 3/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 h कट ओमेगा। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की चारों कंडीशंस लर्न होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कंसाइडर एन आइडल बोस गैस इन 3 dimension with the energy momentum relation is directly proportional to p⁻s where s is greater than 0. The range of s for which this condensation
फॉर विच दिस सिस्टम में अंडरगो आ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन एट अ नॉन ज़ीरो टेम्परेचर। उन्होंने पूछा है कि एस की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं 3D की, ठीक है। अगर ये हमारे पास 3D की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की कंडीशन की थी, वो कंडीशन क्या थी, d बाई एस इज ग्रेटर देन 1 मीन्स d इज ग्रेटर देन s और s इज ग्रेटर देन d लिख सकती हूँ मैं ये, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी है 3, तो s की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। तो यहाँ से देखो s ग्रेटर देन 0, ये तो उन्होंने वैसे ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 3 से, वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 3 से। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ कंडीशंस याद करनी है आपने। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बोस कंडेंसेशन अकर्स इन लिक्विड हीलियम केप्ट एट अ एबिडेंट टेम्परेचर। अब इतने टेम्परेचर पे गिवन है, ठीक है, किसकी है, लिक्विड की, ठीक है। हमें टेम्परेचर गिवन है लिक्विड का 2.17 के, एट विच टेम्परेचर विल बोस कंडेंसेशन अकर्स इन गैसियस state the density of which is 1000 times smaller than liquid, ठीक है। अब ये गैस में टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। हमें लिक्विड फॉर्म है, तब जब लिक्विड फॉर्म थी हीलियम की तब हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तब उसका टेम्परेचर कितना है वो हमें फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या है, जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है जो डेंसिटी ऑफ विच इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज़ 1000 स्मॉलर बोला है उन्होंने, ठीक है, एज कंपेयर टू हीलियम, एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट, यही बोला है, ठीक है। या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1000 टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। अब ये डेंसिटी क्या गिवन है, ये हमारे पास नंबर डेंसिटी होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको नंबर डेंसिटी लेके चलें तो हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1000 टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या हम ये पहले निकाल चुके हैं, हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमने नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर एनर्जी निकाली थी, तो वहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन किया था, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF रेस टू पावर d/s, और EF को हम kBT भी लिख देते हैं। तो यहाँ से n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि kB तो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा, d/s। अब हमने यहाँ पे n हमारे पास नंबर डेंसिटी है, तो अब t की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा s/d। अब क्या क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है कि रिलेटिविस्टिक है, नहीं बताया, ठीक है। तो हम s की वैल्यू कितने लेंगे, 2। अब डायमेंशंस की भी बात नहीं की क्वेश्चन में, तो हम 3D की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3। अब एक तो हमारे पास लिक्विड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड 2/3, और एक हमारे पास गैस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n गैस रेस टू पावर 2/3। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हमने निकालना किसका है, गैस का, तो वो गैस वाला ऊपर लिखते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कैंसिल हो जाएगी जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी कांस्टेंट आएगा, n गैस 2/3 बाय n लिक्विड 2/3। तो यहाँ से n गैस बाय नंबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड
रेस टू पावर 2/3। अब देखो हमने किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से, आप लिक्विड की वैल्यू पुट